दोस्तों नमस्कार, शिखर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कैसरगंज के ग्राम पंचायत गुथिया में और हम सब के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सत्यभूषण सिंह जी, प्रोफेसर, किसान डिग्री कॉलेज बहराइच। इसके साथ ही आप बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सदैव समाज की छोटी छोटी समस्याओं को आप उठाते रहते हैं और उसको जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सुलझाने के लिए किसी भी हद तक अपना सार्थक प्रयास करते हैं। ऐसी शख्सियत हम सब के बीच में उपस्थित हैं और शिक्षक के नज़रिए से यदि देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक के रूप में भी आप जाने जाते हैं। पूरे केडीसी में आपका अच्छा प्रभाव है। बच्चे, केडीसी के सभी विद्यार्थी सदैव आपकी तारीफ़ करते हैं और आप मेरे भी गुरु हैं। हम सब के बीच में उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी। सर, आपने अपने जीवन में तमाम प्रकार के आंदोलन किए हैं जन समस्याओं को लेकर के और उसे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आपका सदैव ये प्रयास रहा है। ये जनता कहती है, लोग कहते हैं कि आपने सदैव यह प्रयास किया है कि जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं हैं उसका निदान हो, जनता को राहत मिले। तो यह काम जो है आप कब से कर रहे हैं सर? मैंने 1991 में लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था और छात्र जीवन से ही एक सामान्य अभिरुचि रही है कि लोगों की आवाज़ बने। छात्र जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, उसका वर्णन करना तो यहाँ संभव नहीं होगा, लेकिन तभी से फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी छात्र जीवन में जुड़ा। बहुत से छात्र नेता हमारे समय के आज तो बड़े पदों पर आसीन हैं, तो उनसे भी व्यक्तिगत संबंध रहे और ये प्रयास रहता था कि कोई बात अगर हमारा सहपाठी नहीं कर पाता है तो उसको वाइस चांसलर से, कुल सचिव से कहा के। मुझे एक कई घटनाएं याद हैं। उस समय प्रोफेसर हरिकृष्ण अवस्थी वाइस चांसलर हुआ करते थे और बहुत ही विद्वान और दबंग टाइप के वाइस चांसलर थे, जिनसे जो है अगर कोई अपनी बात कह दे तो उसको तुरंत मानने के लिए तैयार भी हो जाते थे, लेकिन वो व्यक्तित्व ऐसे थे कि उनसे बात करना बड़ा कठिन होता था। तो कई ऐसी घटनाएं याद हैं। बीए प्रथम वर्ष के प्रवेश के बाद ही हमें एचके अवस्थी का सामना हमारा हुआ और मैं अपनी कई मांगों को लेकर अपने सहपाठियों को उनको कन्विंस करा ले गया। साथ में उनके बैठे जो अन्य प्रोफेसर थे वो भी रोकते रहे, लेकिन एक आदत थी शुरू से ही कि जो बात है उसको अपना रिप्रेजेंटेशन जो है स्वयं दिया जाए। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी थी। बाबा हमारे, चूँकि मैंने तो नहीं देखा लेकिन पिताजी बताया करते थे कि बहुत बड़े जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जो है हिंदी रक्षा आंदोलन में 1957 में पंजाब में प्रताप सिंह कैरो की सरकार के विरुद्ध लड़े और 3 महीने 13 दिन जालंधर जेल में बंद रहे। आर्य समाज से जुड़े रहे, बहुत से शिक्षण संस्थाओं में। तो उनका वर्णन मैं पिताजी के मुख से सुना करता था। फिर पिताजी का भी सानिध्य रहा ही। पिताजी बहुत जो है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कोई बात है तो प्रतिवाद करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये बात कह देनी चाहिए थी। आज के युग में ऐसी बातें लगती हैं कि इसे आपने शत्रुता कर ली। बहुत मीठा बोलो, दब दब के रहो, किसी से अपनी बात कहो नहीं। तो ये जो सामान्य शिष्टाचार का विषय बन गया है, मानते हैं बड़ा मिसबिहेव है, लेकिन दबने से बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। हमें मानता हूँ कि जो जीवन है ये बड़ा मूल्यवान है और एक निश्चित समय के लिए ही मनुष्य इस धरती पर आया है। वास्तव में मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षा के साथ जो बचा हुआ समय है वो समाज को दे पाऊँ, समाज के नीचे के तबके के लिए कुछ सहयोग कर पाऊँ, जिले के विकास के लिए कुछ कर पाऊँ। तो इस चिंतन के साथ मैं आगे बढ़ता रहा और यहाँ महाविद्यालय में आने के बाद तो बहुत से विद्यार्थी, चूँकि ये आकांक्षी जिला है और पिछड़े जिलों में आता है, हमारा महाविद्यालय तो अब बहुत ऊंचाई पर है और प्रदेश के 5 कॉलेजेस में से ऑटोनोमस स्वायत्तशासी महाविद्यालय बन गया, जिसमें हमारे जो महाविद्यालय प्रबंध समिति के वर्तमान सचिव हैं मेरे डॉक्टर SP सिंह जी, उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो उनके सानिध्य में भी रह के बहुत कुछ सीखा कि कोई बात कहनी हो, एक तो डेमोक्रेटिक व्यक्ति अगर मिल जाए, लोकतंत्र का समर्थक व्यक्ति मिल जाए कि कोई बात हम कह दें और उसको बुरा न माने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे लोग समाज में कम हैं। तो एक सुअवसर भी मुझे मिला है कि ऐसे लोगों का सानिध्य रहा कि कोई बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ और ये कभी ये इस चीज़ का भय नहीं लगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा। एक बात मैं मानता हूँ कि लोग सोचते हैं कि कोई स्पष्ट बात कह देंगे, गवर्नमेंट है, सरकार से अगर विकास की मांग कर देंगे तो एक स्वभावगत है कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है तो इस तरीके की है कि जो है कुछ लोगों को समाज के लिए किया जाए।
और समाज को जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित वर्ग है, या ऐसा विकास जैसे हमारे बहराइच का कह सकते हैं कि चतुर्मुखी विकास नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी समस्याएं आज भी जनपद में हैं। कॉलेज में ही मैं देखता हूं कि महाविद्यालय में आज भी जो परिवेश है महाविद्यालय का, उसके अनुकूल विद्यार्थियों को बनाना और विद्यार्थियों को जो है सही मोटिवेशन देना, सही दिशा में आगे, तो इस तरीके की भूमिका मैं महाविद्यालय स्तर पे भी निभाता रहा। जो एक महाविद्यालय में एक वातावरण रहा है, उसमें एसपी सिंह जी का विशेष योगदान रहा है कि विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत से बच्चे होते हैं बैक बेंचर होते हैं, तो उनको कैसे प्रमोट करके फ्रंट पे लाया जाए। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय व्यवस्था भी है कि परिषदीय कार्यक्रम होते हैं, तो उनकी जो प्रतिभा है बोलने की, लिखने की और बहुत सी और प्रतिभाएं, तो सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस दिशा में कार्य करने के लिए हम लोग भी उस टीम का एक हिस्सा हैं और लगातार सक्रियता दिखाते हुए इस दिशा में समाज में समरसता स्थापित हो, समाज का हर वर्ग शिक्षा का लाभ उठा सके, इन सब चीज़ों को लेकर जो है चिंता रही है। तो एक स्वाभाविक है कि उस दिशा में चूंकि परिवार का ऐसा जो है कहते हैं जेनेटिक होता है, तो जीन्स का प्रभाव है कि पिछली 2 पीढ़ियां भी उसके लिए समर्पित रही, तो मन में ये भाव रहता है कि वैसा आचरण करें जैसा वो लोग एक रास्ता दिखा गए हैं, और कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन उनका आज भी प्राप्त होता है। संसार में तो न पिताजी हैं न पितामह हैं, लेकिन जो है एक उनका दिखाया मार्ग जो है वो प्रशस्त करने का प्रयास करता हूँ। ये प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज और देश के लिए समय दे पाऊँ। अपना जो जीवन का जो समय है उसमें से, क्योंकि एक बात मैं मानता हूँ कि सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं किया जाता, सब कुछ जीवन धारा के साथ साथ चलता है। आप ये सोचें कि समाज सेवा के लिए अलग समय निकाल लेंगे, शिक्षण के लिए मैं सोचूं अलग समय निकाल लूँ, तो शिक्षा और सेवा दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। दोनों को साथ साथ लेकर और जो है सम्यक दृष्टि रखते हुए कार्य कर पाना सहज भाव से ये संभव हो पाया है, चूँकि परिवार का भी वातावरण ऐसा रहा। आज समाजी विचारधारा से जुड़ा हुआ परिवार है हमारा, तो उसमें जो है इस तरीके की स्वतंत्रता भी रही कि हम कोई कार्य करते हैं तो परिवार का भी समर्थन मिलता है। तो ये सब जो है पृष्ठभूमि हमारी है कि जिस दिशा में आप कह रहे थे कि समाज सेवा, तो मैं इसको बहुत जो है आज आपने चर्चा की तो इसको इन बातों पर ध्यान दिया मैंने। वैसे एक स्वभावता है, स्वभावगत है, ये करना है, इसके लिए विशेष कोई प्रयास नहीं करता हूँ। दिनचर्या का हिस्सा है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई यज्ञ हो रहा हो तो मैं भी आहुति डाल दूँ। तो इस तरीके के प्रयास शेखर जी हमारे रहे। सर, मैंने सुना है कि आप सदैव अपने कैसरगंज क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं, और इस प्रयास के अंतर्गत एक नहीं अनेकों अभियान आपने चलाए हैं। उसमें एक अभियान बहुत खास माना जाता है, कैसरगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए आपने जैसे हस्ताक्षर अभियान है और विभिन्न प्रकार के आपने अभियान चला करके और सरकार से मांग की है, तो ये कैसा अभियान था, कैसे आपके दिमाग में विचार आया? पिछले 1990 से हम लोग यहीं रह रहे हैं गांव में ही, और फिर 91 में लखनऊ विश्वविद्यालय गया, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है एक बड़ी तेज़ी से जो है शहरीकरण हुआ है इस कैसरगंज का, और लगता था कि अगर वास्तव में ये आसपास के कुछ गाँवों को जोड़कर अगर नगर पंचायत का गठन हो जाए तो वास्तव में सर्वांगीण विकास और जो है जो नगर निकाय की जो सुविधाएं होती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वो मिल सकती हैं। तो हम लोग पढ़ा करते थे लॉर्ड रिपन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते थे उस ज़माने से ही, जो है चूँकि हिस्ट्री इतिहास विषय भी रहा तो BL ग्रोवर की बुक में पढ़ा करते थे कि रिपन ने किस सही से लोकल सेल्फ और पानी की जल की निकासी का जो बड़ी तेज़ी से जब शहरीकरण होता है गाँव का, तो इस तरीके की समस्या जल की निकासी की और तरह की आवागमन की, बिजली की, ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। तो मन में विचार आया कि कैसरगंज को अगर नगर पंचायत का दर्जा मिल जाए, जबकि बहुत पहले कैसरगंज से पहले भी छोटे स्थान नगर पंचायत के रूप में, जिसे रिसिया 1973-74 में संभवतः नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त कर चुका था। कैसरगंज वास्तव में समय की आवश्यकता थी कि नगर पंचायत बने, तो इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, व्यापक जन समर्थन मिला और उसका परिणाम हुआ कि उसका परिसीमन हुआ, परिसीमन में कुछ विसंगतियां थी उनको दूर हुआ। इस अवसर पर मैं याद करना चाहूँगा तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को, विशेष योगदान, हम लोग कई बार उनसे मिले, प्रतिवेदन ज्ञापन दिया, उनसे मिले, तो उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में तो दुनिया में नहीं है टंडन जी, लेकिन वास्तव में नगर पंचायत कैसरगंज की मांग को उन्होंने सुना। और मैं धन्यवाद दूंगा योगी राज को, जिन्होंने इतनी लंबी पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए नगर पंचायत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई और एक संपूर्ण सही परिसीमन के साथ नगर पंचायत क्षेत्र का जो है गठन हुआ। आज हम लोग जो है जो सुविधाएं नगरीय क्षेत्र में हैं, गुथिया जैसे ग्राम में बैठकर भी प्राप्त कर रहे हैं। सर, अगर अभियान की बात किया जाए तो एक अभियान के लिए आप और जाने जाते हैं, वो है जरवल रोड से बहराइच रेलवे लाइन जोड़ने का अभियान, और इस पर भी आपने काफ़ी काम किया है। तो ये अभियान आपने कब प्रारंभ किया और इसका जो परिणाम है वो कब आया, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा, इसके विषय में भी हमारी जनता को आप बताएं। एक हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने 7 अगस्त 2014 को किसान महाविद्यालय के सभागार से शुरू किया था। तो 5 सूत्रीय मांग थी हमारी, और उसमें घाघरा की बाढ़ जो कि समस्या भी बनी हुई है, ऐसे ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, उसके साथ ही रेल लाइन से जो मिसिंग है आपका जरलोड से बहराइच तक, वास्तव में सीधी रेल सेवा से न जुड़ पाना एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग देखेंगे। अब तो सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जिस दिन ये रेलवे लाइन बन जाएगी, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, इस दिशा में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि गोंडा में बच्चा कोचिंग पढ़ के शाम को लौट आता है, यहाँ जाके वहाँ लखनऊ में रुकना पड़ता है। तो ये सब आवागमन का जो रेलवे हम सब जानते हैं कि एक सुगम साधन है। 2014 में एक हस्ताक्षर अभियान से शुरू किया, फिर 2017 में हम लोगों ने जो है 1 दिवसीय सांकेतिक धरना भी कलेक्ट्रेट पे दिया था, जिसमें व्यापक समर्थन सभी समाज के सभी वर्गों का मिला। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से मीडिया के अपने मित्रों को, क्योंकि बड़ा सहयोग रहा, मित्रवत उनका व्यवहार, इस मुद्दे को जितना सहयोग दिया वो वास्तव में मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि हमारे जितने भी आंदोलन, जितनी मुहिम हमने शुरू की, उसमें मीडिया का, प्रेस का, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसे बड़ा सहयोग दिया। और समाज के जितने वर्ग हैं, अब अधिवक्ता बंधु हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, जितना भी समाज का वर्ग है, बहराइच शहर का इस रेलवे आंदोलन से जुड़ा आज तो सर्वे का कार्य पूरा हुआ है। मैं मानता हूं कि 2012 में भी एक बार सर्वे हुआ था, लेकिन इस बार मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि केंद्र में ऐसी सरकार है, तो मैं आशा करता हूं कि सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट जाएगी, बजट मिलेगा और रेलवे लाइन से हम लोग जुड़ पाएंगे और एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस पूरी जो है आबादी के बीच में दिखाई पड़ेगा। ये सर जो रेलवे लाइन बिछाने का काम है, आपको क्या लगता है ये कब तक पूरा हो सकता है या कब प्रारंभ हो सकता है? लगभग इसका समय काल क्या हो सकता है, अनुमानित आप क्या बता सकते हैं? अभी तो हमें विशेष जानकारी नहीं है, समाचार पत्रों से ही पता चला है। एक कुछ दिन पहले मैंने RTI मांगी थी, तो उसमें ये बताया गया था कि एक पटना की स्काईलार्क कंपनी है, जो कि निजी कंपनियों को ही दिया जाता है सर्वे का कार्य, तो वो RTI में रेल मंत्रालय ने हमें बताया था कि सर्वे का कार्य अंतिम दौर में है। वो 2-3 महीने पहले की बात है। फिर समाचार पत्रों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि रेलवे ने जो बताया है कि सर जो उनके PRO हैं गोरखपुर के, तो पंकज कुमार सिंह ऐसा होता, क्या नाम उनका, तो उन्होंने बताया है किसी समाचार पत्र के माध्यम से, फिर अखबारों में छपा कि सर्वे का कार्य पूरा हुआ। तो ये तरीका यही है कि सर्वे रिपोर्ट जाती है, फिर रिपोर्ट के बाद धन का आवंटन होता है। तो हमें लगता है बहुत जल्दी 2-4-6 महीने में ही प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। बजट भी आएगा। तो हम कह सकते हैं 2-4 साल में निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन शुरुआत हुई। क्योंकि देर आए, 75 वर्ष बाद कम से कम आज़ादी के बाद बहुत से लोग, वृद्ध लोग हमारे घर तक आया करते हैं, कहते हैं कि हम लोग सपना देखा करते थे। कई एक नाम तो हमारी जुबान पे हैं जो 75-80 वर्ष के हो गए कि रेलवे की सीटी मेरे कान में सुनाई पड़ती है। तो बड़ा आशीर्वाद देने मुझे चले आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक वास्तव में स्वतंत्र भारत में एक सफल जन आंदोलन है और वास्तव में व्यापक जन समर्थन मिला है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि रास्ता चलते, जैसे शिखर जी आप पूछ रहे हैं, ऐसे लोग पूछा करते हैं कि रेलवे लाइन कब आएगी। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं ये जानता हूं कि मैंने मांग की, रेल राज्य मंत्री अब तो नहीं है, सुरेश सी अंगली जी से, हमारे संरक्षक श्री भानु प्रताप सिंह जी और मैं एयरपोर्ट अमौसी पर करीब 1.5 घंटे हम लोगों ने बात की थी। एक बात मैं याद करता हूं हमेशा, हालांकि वो बंगलौर के थे, अहिंदी भाषी थे, उन्होंने कहा था बहराइच मोदी जी की प्राथमिकताओं में है। तो मैं बड़ी जोर से हंसा। हमने कहा सर आप प्राथमिकता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बड़ी चींदी जानते हैं। और 1.5 घंटे में बहराइच के विकास की जो चुनौतियां हैं उस पर बहुत डिटेल में बताया। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करिए, ये कार्य होगा। दुर्भाग्य से नहीं है, मुझे लगता है अगर वो जीवित होते 2-3 साल पहले तो सर्वे का कार्य करवा दिया होता, क्योंकि अपने PA को उन्होंने फाइल सौंपते हुए कहा था इसको देखो, इसका फाइल, इसको बजट में जो है। तो खैर उनका भी बड़ा स्नेह मिला हमको और
उनका आशीर्वाद न होता तो शायद संभवतः जो है ये रेलवे लाइन सर्वे की स्थिति तक न पहुँच पाती। जी डॉक्टर साहब, आप कैसरगंज क्षेत्र से हैं और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ के टिकट को कंफर्म करने में काफ़ी समय लगाया, काफ़ी विलम्ब से टिकट फाइनल किया गया है, जिस दौरान वर्तमान सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट काटा गया है और उनके छोटे पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है? कैसरगंज क्षेत्र की जनता क्या विचार रखती है? किस मुद्दों पर इस बार कैसरगंज का चुनाव होने वाला है? आपका विचार क्या है? सच में बताऊं तो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि ही जनसंघ की है। 1952 का पहला संसदीय चुनाव, इसको बहराइच पश्चिमी कहा जाता था। मेरे बाबा स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह जी इस सीट से चुनाव चिन्ह दीपक था, जनसंघ का उस चुनाव चिन्ह से लड़े थे। तो हम लोग तो वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, समाज के सभी वर्गों से संबंध और संपर्क होने के बावजूद ही अगर पॉलिटिकली आप कहें तो हमारा परिवार ही, हमारे पिता जो भी चुनाव लड़ता था तो हैंडबिल छपवा दिया करते थे, चाहे मुकुट जी का चुनाव रहा हो, चाहे आरिफ मोहम्मद खान का चुनाव रहा हो, चाहे श्री बृजभूषण शरण सिंह जी लड़ते रहे हों, उनको किसी से मतलब नहीं था। चूँकि 1990 में रिटायर हुए तो उनको लगता था कि वास्तव में एक राष्ट्रवादी सोच वाला दल है और उसकी प्रत्याशी जो भी हो हमें समर्थन करना है। और हमें तो आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने अभी कल परसों अपील भी की है बहराइच और कैसरगंज दोनों संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं से कि हमको एक रेलवे लाइन देने जा रही है सरकार, सर्वे तक पहुंचा है और मोदी जी कहते भी हैं, हम बड़ा भरोसा करते रहे, इसलिए 2014 में हमने मुहिम शुरू भी की थी। ये मोदी जी कहते हैं कि शिलान्यास ही नहीं करते, हम उद्घाटन भी करते हैं। तो हम बहुत स्थानीय मुद्दों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से, चूंकि वैचारिक पृष्ठभूमि भी वैसी है और विकासवादी सोच वाले लोग मुझसे हर वर्ग के लोग जुड़े थे, तो मेरी अपील भी इस अवसर पर है कि एक काम किया है, हम कम से कम कृतज्ञता ज्ञापित करें। इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दें, क्योंकि जब भी कोई विकास का मुद्दा हम लेकर गए तो उसका समर्थन मिला और उसको जो है, चाहे कैसरगंज नगर पंचायत का विषय रहा हो, चाहे रेलवे लाइन का, तो दो मुद्दे ऐसे हैं जो हम मानते हैं कि जो है भाजपा सरकार न होती तो शायद हम सफल न होते। तो हम मानते हैं कि जो है इस बार तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ही। लोग कहते हैं, करण भूषण सिंह के और बृजभूषण सिंह के समर्थक कहते हैं कि इस बार 4 से 5 लाख वोटों का जो है अंतराल होगा और इतने बड़े अंतर से वो चुनाव जीतने वाले हैं। और जो प्रतिद्वंदी सपा के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा जी हैं, उनका भी दावा है कि हम भी 4-5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, वो उनके समर्थक ऐसा मानते हैं। तो इस विचार पर आपकी अभिव्यक्ति क्या है? आपके स्वतंत्र विचार क्या हैं? कितने वोटों से लगभग भाजपा के प्रत्याशी जीतने वाले हैं? यदि आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं खुले मन से, तो आपका विचार क्या होगा? हम लोग तो एक संसदीय क्षेत्र के किनारे में बैठे लोग हैं और बहुत, मैं तो शिक्षक तो जो है वास्तव में शिक्षक का जो स्वरूप आप मैं शुरू में ही आपने आंदोलनकारी कहा, तो वास्तव में शिक्षक तो जो है वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, चिंतन करता है, लिखता है, पढ़ता है, सोचता है। तो हम तो एक अपील कर सकते हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा की सोच के साथ हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। हमें लगता है कि इस बार जो है मार्जिन की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम बड़े स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्साहित है। इस तरीके का समर्थन मैंने इससे पूर्व मैं घर में बैठ जाता था, किसी के प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ता था। इस बार मैं निश्चित रूप से मन बना चुका हूं कि यदि जो है ये रेलवे लाइन और कैसरगंज नगर पंचायत बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। योगी मोदी जी को अगर धन्यवाद देना है तो इससे बढ़िया अवसर समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं हो सकता है। तो हम मार्जिन की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन समर्थन मेरा और मेरे साथ जुड़े आंदोलन में जितने भी साथ संयोजक हैं या जितने भी जुड़े लोग हैं, सबसे मैं अपील करता हूं और पूरे इस रेलवे लाइन से प्रभावित होने वाली और कैसरगंज नगर पंचायत से प्रभावित वाली संपूर्ण जनता से अपील करता हूं कि समर्थन तो हम सबका भारतीय जनता पार्टी को ही हो। जी, कई बार सांसद रह चुके बृजभूषण सिंह के टिकट को फाइनल करने में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इतना समय क्यों लगाना पड़ा? इसके विषय में आप क्या कह सकते हैं? आपका क्या विचार है?
इतनी न पहुंच है मेरी, नहीं तरह मैं सोच सकता हूं। जो ये सब चीज़ें जो है, चूँकि उनका अपना विषय है, पार्टी के अंदर क्या होता है, पार्टी क्या करती है, उस व्यवस्था से भी एक मतदाता के रूप में ही जुड़ा हूं। तो उनकी नीति नियामक या शक्ति क्या है, वो नीतिगत निर्णय क्या लेते हैं, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि डेवलपमेंट की कोई बात होगी तो मैं फिर खड़ा होऊंगा, और ये सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो हमारा साथ देगी, और क्षेत्र के विकास और बहराइच और कैसरगंज के विकास की बातों में वो उनका समर्थन हमें मिलेगा और हमारी मांग पूरी होगी। सर, डॉक्टर साहब, कैसरगंज की जो जनता है, जनता और पार्टियों के जो समर्थक हैं, उनका मानना है कि अब की बार जो है ठाकुर बनाम ब्राह्मण ऐसा लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में होने जा रहा है। यह बात कितनी सही है? आपका अनुमानित विचार क्या हो सकता है? शिखर जी, बताओ इन सब चीज़ों को लेके, चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसी सब चीज़ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो आर्य समाजी विचारधारा में हम लोग पले बढ़े, बाबा भी और पिताजी भी, तो ये सब विचार मन में जाति भेद, धर्म भेद तक इवन हम लोगों के मन में आता ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो है समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, इससे देखता हूँ, सोचता हूँ, तो सोचता हूँ समाज किधर जा रहा है। हम लोग जो है समाज को एक करने में लगे हुए हैं, समाज को आगे बढ़ाने में। ये खंड खंड में विभाजित भारत ये क्या कर पाएगा? तो एकता के सूत्र में बंधने के लिए हम इन सब चीज़ों के चक्कर में न कभी छात्र जीवन में पढ़े। हमारे मित्र, हमारे रूम पार्टनर जिस वर्ग के हुआ करते थे, नाम बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि ये है, वो हैं, कभी नहीं भेदभाव रहा। तो अच्छे पद पर हैं वो, लेकिन कभी हंसते हैं, कहते हैं कि यार तुम ठाकुर हो और मैं ये हूँ। तो ये भेदभाव कभी नहीं रहा कि मैं राजपूत हूँ। हमारे परिवार में, हमारे घर की परंपरा में ये कभी न रही। न ये बात आती है कि कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है। वैचारिक पृष्ठभूमि है। हमें लगता है यह देश के हित में है, यह दल देश के हित में है, इसकी नीतियाँ इस देश के हित में है। हम व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए छोटी बातों से ऊपर आवें, यही जीवन की सार्थकता है, यही समाज निर्माण की दिशा में हमारा कदम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल है कि जो क्षेत्र कैसरगंज के जनप्रतिनिधि हैं, इन जनप्रतिनिधियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? कैसरगंज के विकास का जो सपना आपने देखा है, ये सपना पूरा हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि काम करें, और वो जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अपने कैसरगंज के विकास के लिए काम करें। और कैसरगंज पूरे बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जाए, वैसे भी अच्छी पृष्ठभूमि रही है। बहुत अच्छे संभ्रांत व्यक्ति कैसरगंज क्षेत्र में रहते हैं। कैसरगंज परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप विकास के श्रेणी में कैसरगंज को कहाँ देखना चाहते हैं, और जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं बस यही चाहूँगा कि जब भी क्षेत्र की जनता और संसदीय क्षेत्र की जनता किसी डेवलपमेंट की बात करे, कोई मांग करे, तो हमारा जनप्रतिनिधि सुने और उसको संसद में, विधानसभा में उठाए। यही हमारी सफलता है। जनप्रतिनिधि होने की सार्थकता भी उस व्यक्ति की यही होगी कि हमारी बात तो सुने। हमारे जैसे लोग वो लोग नहीं हैं कि दौड़ दौड़ के जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर जाकर माथा टेकें, हमारे स्वभाव में नहीं है। लेकिन हम कोई बात कहते हैं तो हमको रिकग्नाइज किया जाए। हम जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हम तीन तिकड़म नहीं जानते। हमें नहीं मालूम कि कैसे किससे बात करनी है, तरीका। मुझे एक बात पता है कि कैसरगंज का विकास कैसे हो। हम ये जानते हैं कि बहराइच का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। लोग कहा करते थे कि रेलवे लाइन आएगी तो क्या हो जाएगा। रेलवे लाइन आने के बाद आप खुद देखेंगे क्या हो जाएगा, कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। कोई ना बोला हो, लेकिन हमें लगा कि केंद्र सरकार ने हमारी बात सुनी, योगी सरकार ने हमारी बात सुनी। मैं जहाँ भी खड़ा होता था लोग तारीफ करते थे, लोग कहते थे डॉक्टर साहब आपने सही बात उठाई है, सही मांग उठाई। तो जनप्रतिनिधि जो जीत कर जा रहा है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का, उससे मैं यही अपेक्षा करूँगा कि मैं मिलने न जाऊँ भले ही, मुझसे वो आके न मिले भले ही, लेकिन मैं कोई बात उठाऊँ जनता की, वो सुने और पार्लियामेंट में उठावे। व्यक्तिगत संबंध यहाँ, चूँकि पार्लियामेंट का जो क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा होता है। कभी भी हर सांसद हर दरवाजे पे नहीं जा पाएगा, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ उठे तो उसको कम से कम वो नोटिस में
ले। जी कोई वहाँ तक उनके यहाँ तक कोई अगर पत्र भी लिखा जाए, एक समय था पत्राचार का, जी। नाम तो नहीं लो, पॉलिटिकल लोग आज भी हैं जो पत्राचार पर बड़ा ध्यान देते हैं। एक पोस्ट कार्ड भी लिखा जाए, जी। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा सांसद अगर कर्ण भूषण सिंह जीते, मुझे शुभकामनाएं हैं, जीत के जाए तो मैं एक अगर अंतर्देशीय पत्र लिखूँ तो मैं श्री कर्ण भूषण सिंह जी से अपेक्षा जरूर करूँगा। उनके पिताजी ध्यान देते थे, वो भी ध्यान देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो कुछ कहूँगा, कैसरगंज की जनता जो कुछ कहेगी उस पर पूरे मनोयोग से ध्यान देंगे और उस बात पर विचार पूर्वक जो डेवलपमेंट की बात है उस पर ध्यान देंगे। बाकी हमें कभी अपेक्षा नहीं करता हूं कि मेरे दरवाजे पे कोई आवे या मैं उसके दरवाजे पे जाऊं। ये बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है नहीं, और उसमें ये उम्मीद करना कि हर जो है सांसद हर दरवाजे पर पहुंच पाए, ये संभव नहीं है। ये राष्ट्रीय चुनाव है, आप पार्लियामेंट में पहुंचे, जो पार्लियामेंट के कार्य हैं उसमें आप जो है प्रभावी भूमिका अदा करिए, वहाँ खड़े होइए। हमने कई याद छात्र जीवन में मैं कई विधानसभा सदस्यों को जानता हूँ जो क्षेत्र में ही रहते थे जी। और जो है जब असेंबली चलती थी तो वहाँ असेंबली में पहुँच के जो है क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को वो अवसर न गंवावें। जो पार्लियामेंट के सदन की कार्रवाई का अवसर है, वो क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने में प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक दिन में जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो कतई ना आवें। पब्लिक की समस्याओं को यदि वो एक पत्र भी लिखता है तो उस पर ध्यान दे, और संभव हो तो उस बात को अगर लगता है तो प्रॉपर फोरम पर उठावे। यही संसद सदस्य की भूमिका है, और मुझे लगता है श्री कर्ण भूषण सिंह जी अपने पिता की भांति ये कार्य करेंगे। ये थे डॉक्टर सत्यभूषण सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज को हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं और हमेशा दबे कुचले पीड़ित वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए और उनको विकास की श्रृंखला में लाकर खड़ा करने का भरसक प्रयास करते हैं। और हमारे जनपद बहराइच का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हम सब के बीच में जुड़े, अपने विचार साझा किए। डॉक्टर साहब, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप हमारे पास आए, यही आपकी कृपा है। हमारी बात आप जो है 10 लोगों तक पहुंचाएंगे, ये मेरी सार्थकता है कि मैं जो कुछ कहूं उसको 10 लोग सुने और सहमत या असहमति भी व्यक्त करें। जरूरी नहीं मेरी बातों से हर आदमी सहमत भी हो, या असहमति को भी मैं आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।